put out an opinion poll. मूल हमारा हिंदुत्व है। अगर हम उस एजेंडे को लेके आगे बढ़ते हैं, हिंदुत्व के झंडा बरदार बनते हैं, तो किसी को बुरा मानने की कोई चीज नहीं है। यूक्रेन से भारत के जो हमारे विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं लाए जा रहे हैं, उसमें जाति धर्म कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है? उसमें तो मुसलमान भी हैं। वो तो होना भी नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए। अगर मोदी सरकार प्रताड़ित करती तो हिंदू खोज के ले आती और लोगों को छोड़ देती। हम लोग को अभी ना हमारी आस्था हो चुकी है, बराबर है। एक ही किनारा है हमारे पास, मोदी जी। और बीएचयू के कोर्स में उन्हें लड़का अगर कहेगा कि सर हमको उपला कैसे बनेगा, हमको सिखा दीजिए, हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो हम अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो क्यों नहीं सिखाएंगे। हम इस समय एक ऐसी जगह पर हैं जो बनारस की बहुत खास पहचान है। ये 80 चौराहा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर 80 घाट है, और ये पप्पू की चाय की दुकान है। हालांकि अब पप्पू नहीं बैठते, उनके बेटे चलाते हैं इस दुकान को। और जो बौद्धिक हिस्सा है बनारस का, काशी की जो बौद्धिकी है, उसके बारे में कहा जाता है कि इस दुकान पर उससे उसका बहुत करीबी रिश्ता है, यहीं पर उसका उठना बैठना है। एक किताब है काशी का 80 जो काशीनाथ सिंह ने लिखी है। वो बनारस हिंदू बीएचयू के हिंदी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष भी रहे, नामवर सिंह के छोटे भाई हैं। उनकी किताब के मुताबिक ये जो जगह है पप्पू की चाय की दुकान, ये दिल्ली वालों के लिए जो स्थान IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, उस तरह की जगह है। और मेरे साथ प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा हैं और बनारस के तमाम लोग हैं। देख रहे हैं कि आप लोग इन लोगों के सिर पर एक टोपी है, भारतीय जनता पार्टी की टोपी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया है, बहुत बड़ा रोड शो किया है। वो 3-4 दिन अगले यहीं पर रहकर चुनाव का जो अभियान है उसका नेतृत्व करने वाले हैं। तो प्रोफेसर साहब, मेरा एक तो पहला सवाल है कि क्या ये जो जगह है यहाँ पर, इसका स्वरूप पिछले 8-10 सालों में बदल गया है? देखिए, ये स्वरूप पहले दूसरे ढंग का था, ये बिल्डिंग बाद में बनी। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। पुरानी चौकी वही है, कुर्सी वही है, टेबल वही है। जिस अड़ी पर आप बैठे हैं, इसको पप्पू जी की अड़ी कहा जाता है। यह अड़ी नहीं है, दरअसल ये मंथन केंद्र है। ये बनारस की और पूर्वांचल की राजनीति का मुख्य केंद्र है। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यहाँ जयप्रकाश नारायण, यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी, यहाँ राजनारायण जी जैसे बड़े बड़े लोग इस अड़ी पर चाय पीने आते थे और चाय पीते थे। क्या नाम है, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे लोगों ने यहाँ से ऊर्जा प्राप्त की। जिन काशीनाथ सिंह का आप उल्लेख कर रहे हैं, यही बगल में घर उनका था, लोलार कुंड पर। बाद में उन्होंने उसको बेच दिया क्योंकि वो बड़े हो गए थोड़े। अभी तक जब बनारस के 80 पर थे, थोड़े छोटे थे। जब बनारस की अड़ी छोड़ दिया तो कुछ नामवर सिंह के प्रभाव में और बड़े हो गए। तो उन्होंने काशी के 80 लिखी। काशी के 80 में जो उल्लेख उन्होंने किया वो इसी अड़ी के आधार पर उन्होंने किया, जिस पर फिल्म भी बनी। लेकिन काशी के 80 में जो विश्लेषण है, वो विश्लेषण काशी की मूल आत्मा के बहुत नजदीक है। हम गाली देते हैं एक दूसरे को, तो उससे गाली के आधार पर प्रेम करते हैं। अगर कोई गाली न दे तो इसका मतलब है कि वो उससे प्रेम नहीं करता। यहाँ गाली बिना संबंध का निर्धारण नहीं होता। यहाँ पान के बिना संबंध का निर्धारण नहीं होता। यहाँ जो है एक दूसरे से का रजा का बे बोलने के अलग से संबंध का निर्धारण नहीं होता। ये एक फक्कड़ नगर है। वस्तुतः काशी कोई नगर नहीं है, काशी एक भीड़ का नाम है। भीड़ जैसे मेले का भीड़ होता है, उसी तरह से काशी है। और मोदी जी के आने के बाद यह भीड़ और बढ़ी है। तो काशी के भीड़ बढ़ने का मतलब काशी की विराटता का दिग्दर्शन हुआ है। एक बस और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, मैंने बदलाव की जो बात कही वो इस नजरिए से कही थी कि काशी का 80 जो हमने किताब भी पढ़ी, वहां पर तो बहुत सारे अलग अलग विचारों के लिए स्थान था, राजनीतिक विचारों की बात थी मेरी। अभी मैं ये देख पा रहा हूं कि एक विचार का यहाँ पर मतलब प्रभुत्व हो गया है। और अच्छी बुरे में मैं नहीं जा रहा हूं। और आपने जिक्र किया, यहाँ पर लोहिया बैठते थे, यहाँ पर राजनारायण बैठते थे, यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी बौद्धिक चेतना का विकास किया।
तो ये अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि ये स्थान, ये सारे सोशलिस्ट लोग थे जो हिंदुत्ववादी या आज की जो विचारधारा राजनीति है उससे ताल्लुक नहीं रखते। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण जगह है। उस लिहाज से क्या बदला हुआ, और आपके बाद और भी लोगों से थोड़ा बात। देखिए, आपने सवाल इतना गंभीर उठा दिया कि ये एक पक्षी हो गया। ये पक्षी नहीं हुआ, ये एक पक्षी इसलिए कि सोशलिस्ट कहां चले गए? सोशलिज्म तो खत्म हो गया। जयप्रकाश नारायण जी के साथ, लोहिया जी के साथ, नरेंद्र देव के साथ, ये हम छद्म सोशलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आज भी यहाँ विरोधी दल के लोग बैठे हैं। जब पूरा बनारस मोदी में हो जाए, सोशलिज्म मोदी में समाहित हो जाए, कांग्रेस मोदी में समाहित हो जाए, वामपंथी मोदी में समाहित हो जाए, तो हम क्या करें? इसमें क्या दोष है? वामपंथ यहाँ एक मजबूत 67 के दशक में सोशलिस्ट एक मजबूत फोर्स यहाँ हुआ करती थी। यही सोशलिज्म में देवव्रत मजुमदार भी थे, यही सोशलिज्म में चंचल कुमार और मोहन प्रकाश जो कांग्रेस में बदल गए वो भी थे। तो ये कांग्रेस में चले गए। जब वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस मुक्त भारत की बात होने लगी, तो बनारस बदल गया। तो लोकतंत्र के लिए ये सेहत के लिए अच्छी बात है। लोकतंत्र का निर्धारण जनता करती है सर, हम नहीं करते। जनता ही निर्धारण कर रही है। सोशलिस्टों को उखाड़ कर फेंकने का काम काशी की जनता कर रही है। अब काशी की जनता पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ये बहुत साफ साफ बात है। तो हम क्या करें उसके लिए? आप भी अपनी बात रखें। जो ये यहाँ पर राजनीति में बदलाव आया और इस अड़ी के, देखिए, राजनीति में मूलतः बदलाव का, मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन में अध्यक्ष रहा हूं। जहां तक राजनीतिक विचारों में परिवर्तन की बात आई है, वह मोदी और मोदी के बाद का जो समय है, ये देश की जो धारा चली है हिंदुत्व की ओर चली है। देश अपने मूल पर, अब वो मूल जो उसका हिंदुत्व का अवधारणा, हिंदुत्व की अवधारणा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है, हमारे जितने भी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर हैं, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन की जो अवधारणा है, जिस अवधारणा पे मोदी काम कर रहे हैं, तो मोदी जी तो कहते हैं कि ये मूड है, पर मोदी जी तो देश का मूड है। और नहीं, एक मिनट, मोदी जी तो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जिसमें सारे लोग हैं, केवल हिंदुत्व नहीं है। सारे लोग हैं तो अन्य लोगों को कोई तकलीफ मोदी सरकार में नहीं मिल रही है, उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है, उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन सीए एनआरसी जैसी जो चीज आई उसमें वो मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। अच्छा, वो मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। तो जब वो था तब वो गलत था? नहीं, वो गलत भी नहीं था। अगर अपने लोगों को देश में वापस लाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार आगे आती है, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक तबके के साथ थोड़ी ज्यादती हो रही थी कि भाई कागज दिखाना पड़ेगा। नहीं, कहीं कोई, देखिए, ये मोदी की सरकार ज्यादती वाली सरकार नहीं है कि आप कहेंगे ज्यादती हो रही है, किसी को दबाने का प्रयास। सुन लीजिए, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहे, एक हिंदुत्व की बात की और दूसरा आपने कहा कि हिंदुत्व का मतलब एक दूसरे से एक्सक्लूसिवनेस की बात की। आप कहते हैं कि भारत में इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। इंक्लूसिव होना चाहिए, ये कौन रोक रहा है? वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। ये बताइए, यूक्रेन से भारत के जो हमारे विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं लाए जा रहे हैं, उसमें जाति धर्म कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है? उसमें तो मुसलमान भी हैं, वो तो होना भी नहीं चाहिए। वो होना भी नहीं चाहिए। अगर मोदी सरकार प्रताड़ित करती तो हिंदू खोज के ले आती और लोगों को छोड़ देती, ऐसा तो हो नहीं रहा है। दूसरी बात, आप हिंदुत्व को सावरकर से जोड़ के क्यों देखते हैं? आप राहुल गांधी की भाषा क्यों बोल रहे हैं हिंदुत्व? हिंदुत्व का मतलब आप जानते हैं? जो हिंदू संस्कार में जिए वो हिंदुत्व है। हम हिंदू संस्कार में जीते हैं, हम देवता का हम पूजा करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम गंगा स्नान करते हैं, हम शिखा रखते हैं, हम गायत्री पढ़ते हैं, हम गोबर पात, हमने गोबर पाता जिसका बड़ा विवाद किया आपने, हमने गोबर से उपली बनाई और उसका माखौन लोगों ने उड़ाया। जो गोबर की उपली का माखौन उड़ाता है वो गाय का अपमान करता है, गांव के लाखों महिलाओं को गाली देता है जो उपली से अपना रोजगार प्राप्त करती है। ये कौन सी महत्वपूर्ण बात करते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आप सावरकर के हिंदुत्व की बात मत कीजिए, बनारस का अपना हिंदुत्व है वो। हाँ, क्या सावरकर का जो हिंदुत्व है वास्तव में वो थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम लगा? भाई, सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा दी, लेकिन सावरकर के पहले से हिंदुत्व था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1660 में एक किताब लिखी गई ज्ञानानंद की, जिसका नाम है हिंदुत्व। वो संस्कृत में किताब है। 1640 की बात कर रहा हूं मैं।
और सावरकर ने उस किताब का इत्तेफाक अनुवाद कर दिया। अब उस सावरकर गलत हुआ कि 1640 में कहा भारत में क्या था, गुलाम था भारत। गुलाम भारत में हिंदुत्व की परिभाषा हो रही है और सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उसकी व्याख्या की। एक चीज ये बताइए कि 60-70 साल तक जो देश में चलता रहा, एक संविधान की बात थी कि भाई ये संविधान हमारा कहता है, आप कह रहे हैं हिंदुत्व, तो उस संविधान के दायरे में चलने में क्या दिक्कत है? वो वही तो कांग्रेस पार्टी, और मैं जहां तक जानता हूं, आपने सोशलिज्म की बात की, आपने इससे पहले जो विचारधाराएं चलती रही देश में जिसने राज किया 60 साल तक, उसकी बात की, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये अचानक से 8 साल में ये ऐसा क्यों हो गया कि आपको उस संविधान में गड़बड़ी लग रही है और हिंदुत्व जरूरी लगने लगा? गड़बड़ी नहीं लग रही है, संविधान हमारी आत्मा है। पहला ही लाइन लिखा है, हम भारत के लोग। कौन भारत के लोग? नागरिक, आम लोग, हम भारत के लोग ना, सभी लोग ना, सभी लोग ना। हम भारत के लोग जो हैं उस साहबानो केस में कहां चले गए थे, ये सवाल मेरा आपसे है। जब साहबानो, मेरा इंटरव्यू नहीं, आपका इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू, मैं आपसे तो हम अपना जवाब दे रहे हैं। जब साहबानो केस में आप संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, अब जब 44वें संविधान संशोधन में प्रियम्बल से छेड़छाड़ करेंगे, तो मूल जो संविधान था उसमें सोशलिज्म था। मूल जो संविधान था उसमें जो जोड़ा गया, इंदिरा गांधी ने जोड़ा, था नहीं था? क्यों छेड़छाड़ किया आपने? संविधान तो उससे आपको नहीं, हम दुख नहीं है, आप और जोड़ दीजिए। आप संविधान के 104 संशोधन कर दीजिए, वो तो समय के अनुसार संशोधन होता रहता है, लेकिन संविधान से हम छेड़छाड़ नहीं करते। संविधान से छेड़छाड़ करने का काम जिन लोगों ने किया है वही संविधान बचाओ के नाम पर सामने आ रहा है, मेरा ये कहना है। और भी बीजेपी के अलावा कुछ और किसी पार्टी के लोग हैं? की रैली चल रही है या भाजपा छोड़ करके सपाई कांग्रेसी यहाँ कहाँ टिक पाएंगे? भाग जाएंगे छोड़ के। तो आज रैली के दिन आप इंटरव्यू लेंगे तो कहाँ विरोधी मिलेंगे? विरोधी नहीं मिलेंगे, भाजपा के लोग आज नहीं आए हैं और दिन आते हैं, बहुत मुशायरा होता है, लेकिन भाजपा ही का ज्यादा यहाँ हिसाब किताब है। अच्छा, आप बताइए। मैं तो एक्चुअली आया हूँ बड़ौदा से दर्शन करने के लिए, लेकिन हम लोग बड़ौदा से है, बड़ौदा से ही हमने मोदी जी को लाए थे पहले, बाद में बनारस को पसंद किए। हम तो बहुत खुश हैं, यूपी की काया पलट हो गई है और हर हर मोदी घर घर। से कैसे पहुंचे इस जगह कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बैठना चाहिए? नहीं, एक्चुअली हम तो दर्शन के लिए आए थे। अच्छा। महाशिवरात्रि तो इधर तो हम चाय पीने आए, देखा तो वैसे भी इधर रैली चल रही है और हमको हमारे प्रिय प्रभु जी, हमारे अभी जो है ना मोदी जी जो है वो नहीं हुए, आस्था शैलेश ठक्कर, शैलेश चंदन बड़ौदा, और है ना हम लोग को अभी है ना हमारी आस्था हो चुकी है, बराबर है। एक ही किनारा है हमारे पास, मोदी जी, समझे। यहाँ पर अखिलेश जी की भी आज जनसभा है, रैली है, और सोनिया और प्रियंका गांधी का भी आपने देखा ही, वो भी कर रहे हैं, आज दर्शन वर्शन किया है। मायावती जी भी कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की क्या स्थिति है? मतलब आप भाजपा के समर्थक, फिर भी मैं अगर ईमानदारी से जानना चाहूँ, आप इसे एक राजनीति शास्त्र का मैं विद्यार्थी भी हूँ, टोपी पर हमारे मत जाइए, ये समर्थन हो सकता है, हमारा अधिकार है, लेकिन एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी अगर इस चीज को, राजनीति को, चुनाव को देखता है तो इस बात को देखता है कि जनता का मूड क्या है, जो उनसे सवाल पूछता है क्या क्या मुद्दे हैं, कौन नेता है, विधानसभा में क्या स्थिति है। अगर इस आधार पर आप देखेंगे तो आप देखिए कि बनारस में सिर्फ एक मुद्दा है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप। ये मुद्दा काशी के लोगों को प्रिय है, काशी का बदलता स्वरूप। हमने अपने जीवन में यही बचपन हुआ, यही पढ़ा लिखा, यही सब किया, हमने काशी को इस तरह बदलते हुए कभी नहीं देखा। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता था कि काशी विश्वनाथ का मिलन मां गंगा से हो जाएगा, ये कल्पना हमारे जैसे लोगों को नहीं थी। मुद्दे की बात बताइए। एक चीज कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी रोजगार के मुद्दे पर बहुत असफल रहे हैं, उनकी सरकार में नौकरियां नहीं मिली हैं युवाओं को। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने BHU में देखा, मैंने गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में देखा, मैंने देश के पटियाला यूनिवर्सिटी में पंजाब में देखा, अलग अलग देश के तमाम यूनिवर्सिटियों में मैं गया पिछले 1.5 महीने में। हर जगह छात्रों की सबसे बड़ी समस्या की नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। आप तमाम तारीफ कर रहे हैं उनके, बनारस के लिए उन्होंने जो किया वो तो आपके उनकी तारीफ का वाजिब एक वो वजह बन सकती है, लेकिन नौकरियां नहीं मिलेंगी तो लोग कहां जाएं? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं। कोविड का काल में सभी लोग बाहर थे, घर में बंद थे। मैं 2 साल के भीतर और आज के तक, मतलब 3 दिन पहले तक 170 सिलेक्शन कमेटी में मैं गया हूं।
क्या करने गया हूं? रोजगार देने गया हूं। हमारा जो प्रोफेशन उसी में जाएंगे हम। असिस्टेंट, अपनी बात मत बताइए, जनरल पूरी बात बताइए। उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं अपने पर। मेरे जैसे इस देश में हजारों प्रोफेसर होंगे जो इस तरह के मूवमेंट करते हैं, लेकिन आप रोजगार की परिभाषा तो तय करिए। क्या परिभाषा है? पकौड़ा। सरकार पकौड़ा नहीं, गोबर का गोईठा भी है। पकौड़ा भी है और गोबर का उपला भी है। अमेजन गोबर का उपला बेचता है, वो रोजगार है। अमेजन गोबर और 100 करोड़ का मार्केट है उपला, गोबर का उपला 100 करोड़ का मार्केट है, कोई नहीं जानता। 100 करोड़ के मार्केट में और बड़ी बड़ी कंपनियां उपला बनाने की कंपनी बना रही। रोजगार नहीं है ये, रोजगार नहीं। आप हंस रहे हैं, दुनिया भर का लोग हंस रहे हैं। लोग मैं आप सीरियस में रोजगार। बाटी चोखा बनाना कैसे बनेगा? उपले पर बनता है। बाटी चोखा बनाना आज से 5 साल पहले लोग हंसते थे, उसको कूपमंडूक का भोजन करते थे। आज आप मार्केट में देख ली, मजदूरों का भोजन करते थे, आज आप देख लीजिए वो डिश बन गया। तो ये परिवर्तन होते रहता है। तो एक चीज और बताइए सर, आपने कहा कि 100 करोड़ का गोबर का ये है, आप अपने छात्रों को उपले बनाने के शिक्षा ट्रेनिंग भी सिखाते हैं। इसलिए हमारा जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सेंटर है। इस सेंटर में गांव से संबंधित सारे उत्पादनों के लिए लड़के पढ़ते हैं। वो एमए के कोर्स में है, वो कोर्स में अच्छा, है। कंडी वाला एमए कोर्स में है बीएचयू के जी। और बीएचयू के कोर्स में उन्हें लड़का अगर कहेगा कि सर हमको उपला कैसे बनेगा हमको सिखा दीजिए, हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो हम अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो क्यों नहीं सिखाएंगे? कौन सा आपने हमारा अपराध कर दिया? हमने राष्ट्रद्रोह कर दिया, हमने आतंकवाद कर दिया, हमने किसी की हत्या कर दी। उपला बनाना अपराध हो गया इस देश में। इस देश में जिस पर उपले के आधार पर इस देश की सांस्कृतिक विरासत खड़ी हुई, सनातनता खड़ी हुई, और उस उपले के विकल्प में मोदी जी ने गैस के कनेक्शन दिए, तो एक ऊर्जा का स्रोत वो भी है जो गांव के रूप में आज भी चलाया जाए। एक चीज अब प्रोफेसर साहब मुझे बताइए कि जैसे आजादी के बाद देश में एक ये बात बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ी कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, विज्ञान सम्मत होना चाहिए, और जो पूरी दुनिया है, विकसित देश है, उनकी टेक्नोलॉजी उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए अपने। उस दिशा में बहुत सारे काम भी हुए। बीएचयू इस पूरे इलाके में, इस पूरे जो पूर्वांचल का कहिए, बिहार से लगता पूरे इलाके में अपनी विद्वत्ता, अपने ज्ञान, अपने साइंटिफिक, अपने बौद्धिकी का केंद्र है। तो कंडी बनाना अपने आप में अपमानजनक नहीं है, और उपले का कारोबार करना भी अपने आप में अपमानजनक नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये साइंटिफिक टेम्परामेंट या इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए पीजी के कोर्सेज में इसकी पढ़ाई की जाए। हमारा सेंटर है। नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना कि पीजी में पढ़ाया जाना चाहिए। एकदम जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? इतनी बड़ी कौन सी टेक्नोलॉजी जो पीजी हमारा योग तो साइंस है ना, फिर योग को साइंस बना लिया, उपला बनाना बेकार हो गया। जब बात करते हैं आप दोहरा बात करें, योग साइंस है। कल तक योग साइंस नहीं था, आज योग साइंस हो गया। आयुर्वेद साइंस था, अब हो गया। कोविड में आयुर्वेद ने करोड़ों लोगों को बचा दिया, तब साइंस हो गया। आप क्या अपने स्वार्थ के आधार पर साइंस की परिभाषा तय करेंगे? नहीं, आपको मैं आपका जवाब ही दे रहा हूं। अरे भाई, आपका जो सवाल का उत्तर है कि स्वार्थ के आधार पर विज्ञान नहीं तय होते, विज्ञान लोक कल्याण के आधार पर तय होते। ये जो अब नारा लगा है, ये काशी का अंतिम नारा है, हर हर महादेव। इसके साथ ही हम पप्पू की साड़ी से अपनी ये जो चुनावी यात्रा है इसको यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से भाजपा समर्थक लोगों का केंद्र है। थैंक यू। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।